तो स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमने पिछले वीडियो में दोनों के बीच का जो डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर वो हमने डिटेल में देखा था। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो वो हम लोगों ने प्रारंभ किया था देखना। लेकिन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे टर्म हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उन टर्म्स को थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट टर्म है मैलिएबिलिटी। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, मतलब मेटल्स को पीट करके महीन पत्थर बनाया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर the most malleable metals. First, second is your ductility. Metals can be drawn into thin wire. Metals को जो है वो पतला तार के रूप में खींचा जा सकता है। This property is called ductility. Metals can be beaten into sheets. This property is known as malleability. And the metals can be drawn into thin wires. This property is known as ductility, and gold is the most ductile metal. And we have already discussed that from 1 gram gold we can draw 2 kilometer long wire. And third is from the chemical property of metals, anodizing. We have already studied or discussed that metal like magnesium, aluminum, zinc produce a metal oxide which are corrosion free. So if aluminum is exposed in air, then it makes a layer of aluminum oxide which is corrosion resistant. मतलब जब अल्युमिनियम को हम लोग हवा में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या बना लेता है, अल्युमिनियम का ऑक्साइड का लेयर बना लेता है जो कि रेजिस्टेंट फ्री होता है, मतलब उसका संचालन नहीं होता है, वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। अब आगे उसका जो है वो कोरोजन नहीं होता है। जैसे अगर हवा में हम लोग लोहा को छोड़ दें तो वहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनता है और वो उसको जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और वो धीरे धीरे पपड़ी के रूप में बार बार गिरता है और फिर से रस्ट लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, लोहे का क्षय हो जाता है। लेकिन एल्युमिनियम के केस में एक बार जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जब बन गया तो एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, मतलब अब फर्दर कोरोजन नहीं होगा। अब जो है वो फर्दर उसका संचालन नहीं होगा, उसका कोरोजन नहीं होगा, एक कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। तो हम लोग इसको और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर में और ज़्यादा मोटा अल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है वो लेयर बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग अल्युमिनियम का जो क्लीन अल्युमिनियम का आर्टिकल है, मतलब कोई जो वस्तु है उसको हम लोग बनाते हैं एनोड और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल को, मतलब एल्युमिनियम के एक किसी भी वस्तु को, चीज को जिसके ऊपर में ऑक्साइड चढ़ाना है उसका हम लोग एनोड बनाते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा करके उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, बहाल होता है, और वो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, एल्युमिनियम का जो आर्टिकल है, जो एल्युमिनियम की वस्तु है, उसे रिएक्ट करके एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है। एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है और उसे क्या होता है, उसका संचालन या कोरोजन रुक जाता है। और हम लोग चाहें तो उसमें अपने मनोरूप जो है वो कलर को मिला सकते हैं, डाइस को, और ताकि वो देखने में क्या लगे, आकर्षक लगे। जैसा चाहे वैसा कलर हम लोग उस पर एनोडाइजिंग के केस में, मतलब एनोड पर जो हम लोग ऑक्साइड चाहते हैं
उसमें वो चाहे तो डाई भी मिला सकते हैं, डाई भी चढ़ा सकते हैं, रंग भी चढ़ा सकते हैं, तो वह जो आर्टिकल होता है वो दिखने में आकर्षक दिखाई देता है। तो दिस इज एनोडाइजिंग, एंड एनोडाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। परीक्षा के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया एनोडाइजिंग के बारे में, क्या कर मतलब एनोडाइजिंग में करना क्या है कि एक एथिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम इज प्रिपेयर्ड, इसमें ये होता है, तैयार किया जाता है। और ये कैसे करते हैं, इसमें एल्युमिनियम के आर्टिकल्स को हम लोग एनोड बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड से होते हुए हम लोग उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज होता है, इन्वॉल्व होता है, और वो एल्युमिनियम के आर्टिकल से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके उसके ऊपर में एक थिक ऑक्साइड लेयर चढ़ा लेता है, जो उसको कोरोजन से मुक्त कर देता है, संक्षारण से मुक्त कर देता है। सो इनिशियल और एनोडाइजिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, है ना। क्या फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। नाउ डिटेल ऑफ एनोडाइजिंग, हाउ वी कैन फॉर्म a thick layer of oxide of aluminum. So it is given here, and this layer is corrosion resistant. और ये लेयर क्यों बनाते हैं, because this layer is corrosion resistant होता है। The resistance can be improved by making the oxide layer thicker। और हम ये ज़्यादा और resistant हो जाए तो उन्हें एल्युमिनियम के ऑक्साइड का लेयर बनना ये एनोडाइजिंग कहलाता है, और ये जो है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और ये और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट हो इसके लिए इसके जो लेयर है उसको हम क्या करते हैं, और ज़्यादा थिकर कर देते हैं, और ज़्यादा मोटा हम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग के क्रम में क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड, जो क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल्स को क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड, एंड इज इलेक्ट्रोलाइट विद डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और डाइसल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज इन्वॉल्वड एट कैथोड, तो ऑक्सीजन गैस जो है सो कैथोड पर इन्वॉल्व होता है, प्राप्त होता है, निकलता है। रिएक्ट विद एल्युमिनियम आर्टिकल एनोड एंड मेक ए थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो वहां पर उसे रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, मेड एंड मेक ए थिक ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रंग दे सकते हैं इस लेयर को, टू एन अट्रैक्टिव फॉर्म और फिनिश। अट्रैक्टिव फिनिश के लिए हम लोग इसमें कलर मिला सकते हैं। तो ये थे कुछ टर्म्स जिसका हमने यहाँ पे अध्ययन किया, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड एनोडाइजिंग। तो कल हमने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर और ऑक्सीजन, तो इसमें हमने देखा था कि अलग अलग मेटल जो है वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। टुडे वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर वही के साथ घटनाएं होंगी कि कुछ जो मेटल्स हैं वो वाटर से बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। वहां पर क्या बनता था, मेटल के ऑक्साइड बनते थे, और यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। अब ये जो मेटल्स हैं जैसे पोटासियम, सोडियम वगैरह जो है वो जल में डालते के साथ में ये इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना हाई एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इतने अधिक हीट निकलता है, इसमें प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोजन जो है वो फायर जो है सो उसमें सुलग जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व कैच फायर, मतलब वो जो है वो आग पकड़ लेता है। कौन, पोटासियम और सोडियम। और पोटासियम सोडियम जो है वो दिखने में बिल्कुल राख की तरह, जो छाल होता है, पानी जिसको लोग बोलते हैं, राख की तरह होता है। और जो ढोंगी साधु महात्मा है वो अपने झोला में क्या करता है, उसी सोडियम पोटासियम को रखता है, तो बिल्कुल लगेगा कि ये राख है। और जो कोई दुखी व्यक्ति मिला और जो मूर्ख मिला
जिसको जो नासमझ अगर कोई मिला तो उसको क्या करता है, निकाल करके और पानी में डालता है। पानी में डालने के साथ आग लग जाता है, पानी में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है। तो वो सीधा साधा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो समझता है और फिर साधु उसको बोलता है या अखंडी बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो है सो बहुत बड़ा ग्रह चल रहा है, जिसकी वजह से हमने राख को डाला पानी में तो आग पकड़ लिया। फिर उसके समन के लिए, उसको ठीक करने के लिए थाली है, लोटा है और जो भी घर में बेचारे के पास नगद वगैरह है उसको ठग लेता है और फिर कोई ताबीज बांध करके उसके घर से चला जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि सोडियम और पोटासियम जो है जैसे ही हम जल में डालते हैं वैसे ही आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हाई हीट एनर्जी इवॉल्व होता है और वो हीट एनर्जी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको आग के रूप में प्रकट कर देता है। लेकिन कैल्शियम के केस में क्या होता है कि कैल्शियम को जब हम लोग जल में डालते हैं तो उतना हीट एनर्जी पैदा नहीं होता है कि हाइड्रोजन आग पकड़ सके। ये हो गया कैल्शियम के बारे। अब मैग्नीशियम को जब हम लोग ठंडे पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो किसके साथ करता है? वो गर्म पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और फिर आगे जब बढ़ते हैं, आयरन एल्यूमिनियम वगैरह जो होगा, वैसे जो मेटल्स हैं वो न ठंडा पानी से रिएक्शन करता है ना गर्म पानी से, हॉट वाटर से करता है। वो किसे करता है? भाप से करता है, स्टीम से करता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाएगा। आयरन भी जो है वो स्टीम से रिएक्शन करता है, भाप से, ठंडा जल से नहीं और गर्म जल से भी नहीं, और स्टीम से रिएक्शन करके फिर आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये तो कहानी है इनकी। अब कुछ जो मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया और अपना प्लेटिनम हो गया, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ना ठंडा जल से रिएक्शन करता है, ना हॉट वाटर से करता है, ना स्टीम से करता है, बल्कि वो पानी से रिएक्शन ही नहीं करता है, बिल्कुल रिएक्शन से फ्री होता है, मुक्त होता है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि एक ही कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों की जो समझ होती है, समझ शक्ति जो होती है और रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है, समझदारी अलग अलग होती है। कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, कोई कम समझता है, कोई बिल्कुल ही नहीं समझता है। तो यहाँ पे जो घटनाएं घटती हैं कि कुछ धातु जो है वो पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। दूसरा जो है वो रिएक्शन तो करता है ठंडे जल से, कोल्ड वाटर से, लेकिन आग नहीं पकड़ता है, जैसे कैल्शियम। तीसरा है कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन ही नहीं करता है, किसे करता है? हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, जैसे मैग्नीशियम। कुछ है धातु जो मेटल्स हैं वो ना तो कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से, वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और आयरन। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ना तो कोल्ड से, ना हॉट से, ना स्टीम से रिएक्शन करता है, वो वाटर से रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस तरह के मेटल्स का कैटेगरी है, उसके बारे में हम लोग अब कुछ डिटेल रिएक्शन के साथ देखेंगे। तो ये था रिलेशन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सो व्हाट वी सी, हम लोग क्या देखते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है? तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और इसीलिए वो घुल करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सोडियम जो कि सॉलिड है वो H2O में रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बन जाएगा और फिर ऑक्साइड के बाद में इसमें घुल जाएगा और हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस
plus hydrogen gas, and because it is highly exothermic, so energy is released, heat is released. In second case, balance, this is your balance case. K solid, 2H2O, 2K, this is your liquid, NO, 2KOH, this is your aqueous, plus H2, this is your gas, plus energy. Similarly, Ca solid plus H2O liquid, CaOH whole 2 aqueous plus H2 plus energy. So reaction of metals with water. So here in the case of sodium and potassium, the reaction of sodium and potassium with water is highly exothermic, and the hydrogen produced catch fire. And in case of sodium and potassium, the reaction is highly exothermic, and due to high heat produced, the hydrogen gas catch fire. तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बन रहा है वो जलने लगता है, कैच फायर. In case of calcium, heat is not produced as much, so that hydrogen can catch fire. कैल्शियम के केस में उतना हीट उत्पन्न होता है, लेकिन उतना हीट पैदा नहीं होता कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन कर जाए, मतलब हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ ले, ठीक, हाइड्रोजन कैच फायर. तो ये केवल जो है वो जलने वाली प्रक्रिया किसमें होती है, सोडियम पोटेशियम के केस में. तो ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम. अब आगे जो है मैग्नीशियम के केस में ये जो रिएक्शन है वो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है. So you may write magnesium does not react with cold water. Magnesium does not react with cold water, but it reacts with hot water. It reacts with hot water and gives its oxide and H2. Mg plus H2O. This is your hot water. Hot. H2O is hot. So MgO plus H2. This is your reaction. Now
with even cold water and hot water, but they react with steam. किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. So we will write metals like aluminium and iron does not react with even cold water or hot water, even with cold water, even with hot water, but they react with steam. इसके साथ रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. So you will see aluminum plus H2O, and this H2O is not cold, neither cold nor hot. This is your steam. So H2O is steam, and it will make aluminum oxide L2O3 plus H2. And iron Fe plus H2O, and this is also steam, and it will make Fe3O4, Fe3O4 plus H2. So this is the reaction of aluminum and iron with steam. It is going to 3 and 3, and this is your Fe3O4. You may write this is your 3, here 4. So this is the reaction of aluminum and iron with steam. तो हमने क्या क्या कहा? सोडियम के वैसे बिल्कुल ठंडे जैसे भयंकर रिएक्शन करते हैं. कैल्शियम जो है वो रिएक्शन तो करता है लेकिन आग नहीं पकड़ता है. मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन ही नहीं करता है और वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है. एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो न ठंडे से करता है न गर्म से करता है बल्कि स्टीम से करता है, भाप से करता है. और जो कि हमने पहले बताया जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो है वो स्टील से भी रिएक्शन नहीं करते हैं. metals like copper, gold, platinum do not react with even steel. ये स्टील से भी रिएक्शन नहीं करती है, मतलब ये पानी से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती है. अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स, एंड हियर वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. तो metals react with dilute acid. We have already discussed that metal reacts with dilute acid to give salt and hydrogen gas. Acid metals plus dilute acid, salt plus hydrogen. Example: Mg plus HCl, Aro, MgCl2 plus H2. We have already discussed this. So this is your true HCl. Second is your zinc plus HCl, Aro, MgCl2 plus H2. Next is your HCl, iron plus H2SO4, Fe2SO4
H2 plus H2, aluminum plus H2SO4, yellow Al2SO4 O3 plus H2. So we have already discussed that metal reacts with nitric acid to form solvent hydrogen. But one exception is that metal do not give hydrogen when they react with nitric acid. One may ask you, इसका रीजन क्या है कि मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देते. मेटल्स do not give hydrogen gas with nitric acid, HNO3. The reason is HNO3 is a highly oxidizing agent. Or you can say strong. A strong is a strong oxidizing agent. So this oxidizes the hydrogen gas produced. The hydrogen gas produced through H2O and get itself reduced into oxides of nitrogen. In any one of the nitrogen oxides. There are several nitrogen oxides. Among them, any one of the nitrogen oxides. Suppose NO, N2O, NO2, etc. तो अभी हमने सीखा कि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट देते हैं, साल्ट देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं. लेकिन अब एक यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया और ज्यादातर एग्जामिनर जो है उसी पर ध्यान देता है कि उसको जनरल खाली रट लिया एक साधारण नियम को, या उसको पता है जो खास बातें हैं. वो खास बात क्या है कि जो मेटल है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है. क्यों नहीं देता है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है. ऑक्सीडाइज किस में कर देता है? वाटर में. H2 में वो जोड़ देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो बन जाता है H2O वाटर में. और जब वो ऑक्सीडाइज करेगा तो स्वयं क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है. और रिड्यूस किस में हो जाता है? एनी वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड है, उसमें से किसी एक ऑक्साइड में, चाहे वो NO बना लेता है, चाहे वो N2O बना लेता है, या NO2 बना लेता है, अलग अलग कंडीशंस में. और इस प्रकार से हम देखते क्या है कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन नहीं देते हैं. लेकिन अब फिर से एक्सेप्शन पर एक्सेप्शन कि दो मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, जिसको आपको याद रखना है. मैग्नीशियम एंड मैग्नीज विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो फिर से एक बार यही बात आ गई. पहली बात आई कि HNO एसिड जो है रिएक्शन करता है मेटल से, तो साल्ट और हाइड्रोजन देता है. वहां पे आ गया एक्सेप्शन, एक अलग हट के आ गया कि
मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं देते हैं। उसका रीजन भी आ गया क्योंकि HNO3 जो है वो एक जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसीलिए जो H2 प्रोड्यूस होता है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में और खुद रिड्यूस हो जाता है any one of the नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन अब फिर इसमें कोई पूछेगा कि क्या मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ यही होगा? तो नहीं, मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। So this is the exception of the exception. This is the exception of the exception that but Mg and Ma gives H2 gas when they react with dilute nitric. So this is the exception of exception. तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इन सारी बातों को याद रखना। रिएक्शन ऑफ metals with the solution of other metal salts। अब किसी मेटल का साल्ट है और उसका क्या है? सॉल्यूशन है। उसके साथ में मेटल कैसे रिएक्शन करता है इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल का साल्ट है और उसका सॉल्यूशन है, उसके साथ दूसरे मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया एक पास, इसमें हमने डाल दिया आयरन। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो अदर मेटल साल्ट है, कॉपर सल्फेट का साल्ट है, इसके साथ आयरन रिएक्ट कर रहा है और ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। This is the reaction. Displacement reaction we have already discussed. Second is your FeSO4 Aq plus Zn. This is your Zn SO4 Aq plus iron solid. This is your FeSO4 Aq plus Mg solid MgSO4 Aq plus Fe ZnSO4 you can say this is your ZnSO4 MgSO4 plus Zn। So here one metal displaces the other metal from its salt solution. One metal displaces the other metals from its salt solution. एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, किससे? उसके साल्ट सॉल्यूशन से। क्यों करता है और किस स्थिति में करता है इसको मैंने बताया कि जो मेटल जो है जिसका साल्ट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अगर हम उसमें डालते हैं तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, तो इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। अब Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है Mg, तो यहाँ पर इसने Zn को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार से, और इसी यहाँ पे अगर कम रिएक्टिव अगर यहाँ पे हम लेते हैं मेटल तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल CuSO4 Aq plus Ag सिल्वर, नो रिएक्शन। Why?
Ag is less reactive than copper. यहाँ पे Ag जो है वो कौन सा less reactive है, so it can't displace copper from copper sulfate solution. It is very easy. So silver cannot displace copper from copper sulfate solution. तो ये अब हम जानेंगे कैसे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन इसको डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए एक सूची है, एक क्रम है, उसको याद करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको नोट करवा देता हूँ, और उसको एकदम से एक के बाद दूसरे को याद करना है, एक क्रम में, एक सीरीज में, ताकि पता रहे कि उसके बाद कौन सा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड दिस सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब किसका रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा है, किसका कम है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। तो इसको हम एक सीरीज हम आपको देंगे, जिसको एक तरफ से आपको यू हैव टू गेट बाय हार्ट, आपको कंट्रास्ट करना है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल and A is the least reactive metal. So the most reactive is potassium and sodium is lesser than potassium, then Ca, then Mg, then Al, then Zn, then Fe, then lead, then H, then copper, then mercury, then silver, then gold. So this is the order, and you have to remember in this order only. First metal is potassium, second is sodium, third is calcium, then your magnesium, then aluminum, then zinc, then iron, then lead, then hydrogen. Hydrogen is not metal, but we see here that these metals are more reactive than hydrogen and these metals are less reactive than hydrogen. So if you want to displace hydrogen from an acid, then only these metals can displace hydrogen from the acid because they are more reactive than hydrogen and they will not displace hydrogen from acid. Acid से hydrogen को displace नहीं कर सकते because they are less reactive. So this is the reactivity series. So this is enough for today. अब हम आगे हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। 3 चैप्टर के पास हम लोग लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज के दिन बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।